हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग शिक्षा और समाजीकरण, एजुकेशन और सोशलाइजेशन पे बात करते हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं, समाज के साथ समायोजन करते हैं, उसकी बातों को सीखते हैं, उसके रहन सहन, वहाँ का विचार, वहाँ की बातें, वहाँ का खान पान, वहाँ की संस्कृति और जो भी व्यवहारिकताएं होती हैं उन सबको हम सीखते हैं। तो जब हम सामाजिक क्रिया में भाग लेते हैं, जब हम सामाजिक प्रक्रिया के दौरान समाज के नियमों को सीखते हैं, जब हम समाज में अंतःक्रिया की बातों को सीखते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा समाजीकरण कहलाता है। वो प्रोसेस समाजीकरण को जो बढ़ावा देता है। अब बात यह आती है कि समाजीकरण में क्या क्या बातें होती हैं। हम लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि हम समाजीकरण के प्रोसेस में पूरा भागीदार बन रहे हैं, या हम समाजीकरण की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हैं, या फिर हम समाजीकरण में किस तरीके से अपना साथ दे रहे हैं। तो समाजीकरण का मतलब होता है जब व्यक्ति बालक होता है या जब उसका जन्म होता है, तब वो उसी समाज में रहता है जिस समाज में उसको अपना जीवन बिताना होता है, जहाँ परिवार होता है, जहाँ उसका पास पड़ोस होता है, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, चाहे वो किसी भी एरिया का हो। तो जब ये एनवायरनमेंट है, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, हमारा पास पड़ोस है, घर है, जहाँ हमें एजुकेशन लेनी है, वो एरिया है, तो वो सब जो भी हमारा आवरण होता है, जो भी हमारा घिरा हुआ वातावरण होता है और जिस एरिया में हम रह के अपने जीवन यापन को पूरा करते हैं, वो हमारा समाज होता है। अब समाज के साथ समाज की बातों को सीखना, उसके साथ चलना, उसके हित के लिए काम करना, उसमें अपने विचारों को भी रखना, उसमें समाज के विचारों से अपने आप को एडजस्ट करना, तो ये सब बातें समाजीकरण की प्रक्रिया में आती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया और सांस्कृतिक विरासत, ये दोनों भी बहुत पास पास एक अर्थ के रूप में समझी जाती हैं, लेकिन जब आप इन दोनों के ही अर्थों को अगर बहुत बारीकी के संग समझेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जब हम समाजीकरण की बात करते हैं तो हमें वहाँ या उस समाज के रीति रिवाज, उस समाज का खान पान, उस समाज की जीवन शैली, उस समाज का विचार या उस समाज की जितनी भी गतिविधियां होती हैं जो कि हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी होती हैं, वो सब आ जाती हैं। लेकिन सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत साहित्य, उस समाज का साहित्य, कला, संगीत और आपका जितनी भी ललित कलाओं की बातें होती हैं वो, या फिर हमारा जितनी भी लोक संस्कृति की बातें होती हैं वो, या सामाजिक संस्कृति की बातें होती हैं वो, सामाजिकता की जो पहलुओं को जिस तरीके से हम दिखाते हैं अपने सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, तो वो सब बातें सांस्कृतिक विरासत में आती हैं। अब इसके अंतर को समझने के लिए फिर एक अंतर आप समझिए कि अगर हम समाजीकरण की बात कर लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम समाजीकरण में अपना भागीदार बन रहे हैं, या हम समाजीकरण की बात को हम बढ़ा रहे हैं, या हम अच्छे से सोशलाइजेशन को हम पूरा कर रहे हैं, तो वो इस ढंग से होता है कि जब आप समाजीकरण के प्रोसेस में भाग लेते हो तो आप कई समाजों के समूहों से कांटेक्ट कर लेते हो। वो समाज धर्म का समाज भी हो सकता है, वो सामाजिक समूह किसी खेल से रिलेटेड एक समूह हो सकता है, वो सामाजिक समूह किसी राजनीतिक दल की बात भी हो सकती है, वो सामाजिक समूह किसी सांस्कृतिक दल की भी बात हो सकती है, या वो सामाजिक समूह किसी एक सिंबल को शो करने के लिए जो एक सामाजिक दल बना उसकी भी बात हो सकती है। लेकिन सांस्कृतिक विरासत में केवल आप उस समाज के साहित्य को दिखाओगे,
उस समाज की परंपराओं को दिखाओगे और उस समाज की जितनी भी विचार हैं, चाहे वो रिकॉर्ड में तो हो या किसी ऐतिहासिक तौर पे आपको कोई बात समझ में आती है वो हो, तो वो जो लेखे जोखे होते हैं उन सब बातों को आप सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत ले आओगे, सामाजिक विरासत के अंतर्गत ले आओगे। अब दूसरा अंतर ये भी हो सकता है कि जब हम समाजीकरण की बात करते हैं तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो अस्थायी है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा समय काल होता है, जैसी हमारी समाज की परिस्थितियां होती हैं, देश की या राजनीतिक परिस्थितियां जो होती हैं या फिर जो वैश्विक परिस्थितियां होती हैं, उन सब का जो परिणाम होता है वो हमारे समाजीकरण पे पड़ता है। इसलिए समाजीकरण को अस्थायी माना जाता है। और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की बातें हैं वो हमेशा स्थायी तौर पे होती हैं, क्योंकि जो हमने ऐतिहासिकता के थ्रू या जो हमने समाजीकरण की बात को हमने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखा, जो हमारी बात आरंभ से लेके और अब तक जो भी रही, तो वो उसको शाश्वत ही रहना है, उसको चेंज नहीं होना है। भाई जो घटना घटित हो गई वो हो गई, अब वो चेंज तो होगी नहीं, इतिहास बन गया। तो ऐतिहासिकता या साहित्य बदल नहीं सकता। जब साहित्य बन गया तो वो साहित्य की बातें तो आगे तक युगों युगों तक होती रहती हैं, तो वो बात स्थायी हो जाती है। जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो अस्थायी होती है और सांस्कृतिक विरासत जो है वो स्थायी कहलाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में किन तत्वों का समावेश होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया में जो तत्व हैं उसमें पहला तत्व आता है मनुष्य की जैविकीय विशेषताएं। जब मनुष्य की अंतःक्रिया होती है समाज से तो उसकी मूल प्रवृत्तियां, उसके जितने भी सेंस ऑर्गन्स के कार्य हैं, जितने भी उसके संवेग हैं, जितने भी उसकी शारीरिक क्षमताएं हैं, वो सब बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं जब वो समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, जब वो समाज के साथ में समायोजन करता है। तो उसमें मनुष्य की जैविकीय विशेषताओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मनुष्य को समाज के संग में एडजस्टमेंट करना होता है तो ये संवेग, मूल प्रवृत्तियां, उसके अधिकार, उसके मनोवेग, उन सब का पूरा जितना भी काम होता है वो समायोजन में बहुत सहायता देता है। दूसरा जो तत्व आता है समाजीकरण की प्रक्रिया में वो है सामाजिक अंतःक्रिया। कोई भी सामाजिक प्रक्रिया जब समाजीकरण के तौर पे होती है तो उसमें अंतःक्रिया होना जरूरी होती है। हमें समाज के साथ में इंटरेक्शन करना पड़ता है, चाहे वो हम विचारों में करें, चाहे उसकी परंपराओं के साथ करें, चाहे हम उसमें कला संस्कृति के साथ करें, उसके रीति रिवाजों से करें, या उसकी जीवन स्तर से, या जैसा उसका माहौल है समाज का, उससे हम जितना भी एडजस्टमेंट करते हैं तो वो अंतःक्रिया ही होती है। इसलिए समाजीकरण में हमें समाज के संग में अंतःक्रिया करनी होती है। तीसरी बात यह आती है कि सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम, जब हम समाज के संग में अपनी अंतःक्रिया को पूरा करते हैं तो उसके परिणाम भी आना बहुत जरूरी होते हैं। परिणाम नेगेटिव भी हो सकते हैं, परिणाम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जब समाजीकरण की प्रक्रिया को हम पूरा करें उसके जो परिणाम हैं वो पॉजिटिव ही हो, वो लोक हितकारी हो, वो सामाजिक हित में हो। फिर जो चौथा तत्व बनता है समाजीकरण का, उसमें जो परिणाम निकल के आते हैं, जब हम सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम जब निकल के आते हैं तो उसमें हमारे जो व्यूज हैं या हमारा जो वैचारिक शक्ति है या हमारा जो डिसीजन है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका भी आना बहुत जरूरी होता है। कोई नियम बना समाज का कि समाज में इस तरीके से रहना है हमें और इस तरीके से हमें काम करना है, और उसके बाद में हमारे जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे सकारात्मक एग्जाम्पल के तौर पे ये परिणाम आएंगे।
अब उस परिणाम को जरूरी नहीं है कि समाज के जितने भी समूह हैं वो एग्री करें, कुछ उसको मानेंगे, कुछ उसको नहीं मानेंगे, कुछ फॉलो करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है या ये नियम हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा पक्ष विपक्ष हर जगह होता है। कभी भी कोई जब हम बात या कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो उसका पक्ष भी होता है और उसका विपक्ष भी होता है। तो इस तरीके से जब सामाजिक अंतःक्रिया के जब परिणाम आते हैं तो वो पक्ष में भी होते हैं और विपक्ष में भी होते हैं। फिर ये देखा जाता है कि कितना परसेंट उसका एरिया पक्ष में है और कितना परसेंट उसका विपक्ष में है। जिस बात में, जिस वैचारिक प्रक्रिया के बाद में जब डिसीजन निकलते हैं और जितना उसका बहुमत आता है कि हाँ ये परंपरा, ये बात, ये तर्क प्रस्तुत हो सकता है और उसका जब बहुमत आता है तब वो समाज के लिए काम करता है, तब वो उसको आगे बढ़ाता है, सामाजिक प्रक्रिया में उसको जोड़ दिया जाता है उस तत्व की बात को। तो सामाजिक प्रक्रिया के तत्वों का भी होना बहुत जरूरी होता है कि उसमें मनुष्य की अंतःक्रियाओं की बातें हों या उसकी जितनी भी जैविकी विशेषताएं हैं उसकी बातें होती हैं, सामाजिक अंतःक्रिया भी होती है, अंतःक्रिया के परिणाम भी होते हैं और उसके निर्णयों को मानना भी होता है। ये समाजीकरण के कुछ तत्व होते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि समाजीकरण की बातों में किन किन पहलुओं को और ध्यान से रखा जाता है, कितनी और चरण होते हैं, कितने और स्टेप्स होते हैं जो समाजीकरण को पूरा करने में सहायक होते हैं। तो अगर आप सोशलाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और मेरे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरे एजुकेशन को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।